जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हम गेट 2024 का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। देखते हैं इसके सॉल्यूशंस में क्या लॉजिक और कंसेप्ट है। आप भी क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। इस क्वेश्चंस के पीछे जैसे क्वेश्चंस है हमारा जो ग्रुप थ्योरी का हमने पिकअप किया, बड़ा मार्वलस क्वेश्चन है। अगर ये मेमोरी बेस में यही क्वेश्चन पूछा गया है तो ठीक है। नहीं अदरवाइज अगर क्वेश्चंस हम लोगों को प्रोवाइड होगा ही आएगा, रिस्पांस शीट आएंगी सबकी, तो डिटेल्स में हम उसके सॉल्यूशंस बनाएंगे। जो चलते हैं तो शुरू करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रख करके ऐसे क्वेश्चंस को डेवलप किया गया है। चलिए आइए समझते हैं। आप भी देखिए आपका कंसेप्ट क्या कहता है, हमारा कंसेप्ट क्या कर रहा है, कितने कंसेप्ट हम लोगों के आपस में टैली करना है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि देयर इज नो प्रॉपर सब ग्रुप जी ऑफ क्यू प्लस सच दैट क्यू बाई जी इज फाइनाइट, एक बात की गई है। दूसरी है कि देयर इज नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस सच दैट क्यू बाई जी आइसोमॉर्फिक टू जेड। चलते हैं एनालिसिस करते हैं कि ये आपका जो है प्रूफ ही करते हैं, आते हैं। अगर यही है क्वेश्चन तो प्रूफ। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। प्रूफ को समझिए, ध्यान से देखिए। क्यू प्लस यहाँ हमारा सबको पता है ये रेशनल अबेलियन ग्रुप होता है, रेशनल नंबर का अबेलियन ग्रुप होता है। कहा हुआ है कि क्या इसके पास ऐसा कोई प्रॉपर सब ग्रुप जी एग्जिस्ट नहीं करता है जहां ये जो कोशंट है क्यू बाई जी वो फाइनाइट होगा। तो चलिए देखते हैं, कंसीडर ही कर लेते हैं कि लेट एक ऐसा जी एग्जिस्ट करता है जहां क्यू बाई जी इज फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है तो क्या क्या होगा। हमको पता है कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके ईच एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा। एक बात और कि अगर आपके पास किसी ग्रुप जी का ऑर्डर m है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स जी x रेज टू द पावर m इज इक्वल टू e। आइडेंटिटी होती है, सबको पता ही है ऑलरेडी। तो अगर q बाई जी हमारा फाइनाइट होगा तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर एक कोई नेचुरल नंबर होगा। तो लेट कर लीजिए कि ऑर्डर ऑफ जो ये हमारा कोशंट ग्रुप बन रहा है वो m है। देन फॉर ऑल इसके कैसे एलिमेंट होंगे भाई, सबको पता है। क्यू बाई जी जो कोशंट ग्रुप है इसके एलिमेंट जी प्लस पी बाई क्यू होंगे, सच दैट पी और क्यू हमारा जो है इंटीजर से बिलोंग करेगा, जहां यहाँ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो सबको पता है। देन फॉर ऑल पी बाई क्यू बिलोंग्स टू जेड, या इसको ऐसे हम लोग ले लें तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। फॉर ऑल जी प्लस पी बाई क्यू बिलोंग्स क्यू बाई जी सच दैट क्या होगा, जी प्लस पी बाई क्यू रेज टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप। और इस ग्रुप की आइडेंटिटी सबको पता है जी ही होती है। अब कोशंट ग्रुप में जो ये एलिमेंट्स हैं पता है ना उनके बीच ऑपरेशन, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये जी प्लस एम पी बाई क्यू इज इक्वल टू जी। बड़ा फेमस रिजल्ट है। एच प्लस एच एच होता है, या जनरली स्टूडेंट लोग एच एच इज इक्वल टू एच पढ़ते हैं, बात एक ही है। यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ही है, यहाँ एडिशन, कोई बात नहीं। इफ एंड ओनली इफ है एच बिलोंग्स टू एच। अगर एच एच क्या एलिमेंट है तो एच प्लस एच एच होता है। अब यहाँ जी प्लस एम पी बाई क्यू इज इक्वल टू जी है, तो दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज करेगा एम पी बाई क्यू बिलोंग्स टू जी। ओके। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के एलिमेंट हमारे जी में बिलोंग कर रहे हैं, और p बाई क्यू हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया है, और p बाई क्यू है क्या, इस टाइप के एलिमेंट कहाँ है, रेशनल नंबर में। इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के जितने सारे एलिमेंट हैं वो जी में जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं
कि जी निर्विवाद रूप से हमारा क्यू हो जाएगा। नहीं, यहाँ लिखा है ना, देन फॉर ऑल जी प्लस पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू एलिमेंट किसके होते हैं, किस फॉर्म के होते हैं, डेफिनेटली रेशनल नंबर के होते हैं। तो एक रेशनल नंबर तो है नहीं, फॉर ऑल जी प्लस पी बाई क्यू बिलोंग्स टू क्यू बाई जेड। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर ऑल पी बाई क्यू बिलोंग्स टू क्यू, पी बाई क्यू डेफिनेटली बिलोंग्स टू व्हाट, जी। अच्छा, यम से यहाँ बहुत ज्यादा अंतर मत समझिएगा, क्योंकि यम इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू। अगर कोई सेट किसी ऑपरेशन के थ्रू क्लोज्ड है तो उसके एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे वही मिलता है। तो यम इंटू पी बाई क्यू डेफिनेटली बी द एलिमेंट ऑफ द रेशनल नंबर। तो पी बाई क्यू हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, जी नहीं, दिस इज द क्यू हियर। तो जी इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब क्या है कि जी जो हो गया हमारा क्यू हो गया ना, वो प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है ये, जी इज इक्वल टू क्यू हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो प्रॉपर सब ग्रुप जी इज अ फाइनाइट, तो वही नहीं है, जी इज इक्वल टू यहाँ क्यू हो गया। तो ऐसा हमारा क्यू का ऐसा कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ क्यू बाई जी हमारा फाइनाइट होगा। तो ये जो पहला जो स्टेटमेंट है निर्विवाद रूप से सत्य है, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब यहाँ आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट में। ये जो ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को ध्यान में रख करके क्वेश्चन बनाया गया था। तो चलिए इसके भी प्रूफ की बात हम लोग देखते हैं क्या है। बड़ा ये लॉजिकल क्वेश्चन डेवलप हुआ है। बहरहाल अगर आप इसके भामरी एंड खन्ना, जो एक मॉडर्न अलजेब्रा की अच्छी बुक है, इसके भामरी एंड खन्ना की, और उसको आप पढ़ते हैं तो पहला वाले स्टेटमेंट का आपको जो है ना सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप उसको एक बार जरूर पढ़ें, इसके भामरी एंड खन्ना को, अच्छी बुक है वो। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, इसको तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, जिसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है। तो आप उसके स्टेटमेंट पे एक बार आ जाएं कि अगर आपके पास कोई एफ जी टू जी डैश एक आंटू होमोमॉर्फिज्म है कोई भी, और कर्नल ऑफ एफ जो है आपका के है, और कर्नल ऑफ एफ हमेशा क्या होता है, सबको पता है, वो नॉर्मल होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ये कहता है कि ये जो कोसेंट ग्रुप मेरा क्रिएट होगा वो जी डैश के आइसोमॉर्फिक होगा। यहाँ कुछ इस टाइप की बात की गई है। तो जब भी कोसेंट ग्रुप किसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो ना, तो ऑलवेज यूज व्हाट, फंडामेंटल थ्योरम। जब भी आप कहीं क्वेश्चंस लगाएं, अपना कंसेप्ट कोई चीज डेवलप कर रहे हैं, तो जब भी ग्रुप की दुनिया में इस टाइप कोई चीजें आती हैं ना, तो फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म पे जरूर आप एक बार जाइए, आपको वहां जवाब मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ जेड सबको पता है कि ये मेरा साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा, अगर जेड आपका ये साइक्लिक ग्रुप है तो डेफिनेटली ये भी एक साइक्लिक ग्रुप हुआ। चलिए ये तो फर्दर में बात की बात है, अब यहाँ आते हैं। यहाँ मतलब क्या है कि अगर हम एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म एफ सच दैट क्यू टू जेड डिफाइन करें, कैसा डिफाइन करें, ए अनटू होना चाहिए, पहली बात शर्त है ये अनटू होना चाहिए कि कर्नल ऑफ एफ हमें एक जी मिले, और ये क्या हो, नो प्रॉपर नहीं होना चाहिए कि मतलब जी ये क्यू और आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉर आइडेंटिटी, ये नहीं होनी चाहिए। कैसा कि क्यू बाई जी, मतलब ये जो कोसेंट ग्रुप है, मतलब वही कर्नल ऑफ एफ ए आइसोमॉर्फिक टू जेड। तो है क्या, क्या कोई एक ऐसी मैपिंग रेशनल नंबर और जेड के बीच आंटू डिफाइंड हो सकती है, तो आंसर है नो, कोई मैपिंग नहीं। इनके बीच में तो नहीं, सॉरी, इनके बीच में तो एक ही होमोमॉर्फिज्म होती है, और वो होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होती है। ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होता है, सबको पता, आंटू तो है ही नहीं। तो जब आंटू बनेगा ही नहीं तो फिर इस टाइप की चीजें क्रिएट ही नहीं होंगी, ऐसा कोई चीज मिलेगा नहीं। और क्या होता है ये, यानी कर्नल ऑफ एफ जो भी मैपिंग वाली होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड होगी, कर्नल ऑफ एफ तो आइडेंटिटी मिल जाएगी, ये चीज आपको मिलेगी यहाँ। और यहाँ कह रहा है कि नो प्रॉपर, तो बात सही है कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कि ऐसा हमारे पास कोई जी नहीं एग्जिस्ट करेगा जहाँ क्यू बाई जी आइसोमॉर्फिक टू जेड हो जाए। आंटू है ही नहीं है, तो आंटू जब है ही नहीं तो भाई कहानी फिनिश है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट सेकेंड इज आल्सो ट्रू। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन बना था। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है, आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं। ये भी एक हम समझते हैं कि
न्यू टाइप का क्वेश्चंस गेट का रहा है। अगर फिर क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम लोग वहाँ बात पूरी करेंगे ही। मेमोरी बेस में जैसे ये चीज दी गई है, अब इसके जरा लॉजिक और कंसेप्ट को समझिए, कैसे आप टैकल करेंगे, कैसे समझेंगे। अब हम जो यहाँ कंसेप्ट दे रहे हैं, आप उससे कितने सहमत हैं, क्या समझ रहे हैं, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तो आते हैं, शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक हमारा कोई फंक्शन है जो यक्स कामा वाई ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि ये जो फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइंड किया गया है। इस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन से डिफाइंड है, इस क्वाड्रेंट। ओके, डिफाइंड इन दैट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो डिफाइंड है। लेट जी बी द इनवर्स ऑफ एफ इन नेबरहुड ऑफ 2, 1, मतलब कि यहाँ कोई पॉइंट इस क्वाड्रेंट में 2, 1 है, जिसके नेबरहुड में, तो इसका नेबरहुड कैसा होगा भाई, इसका नेबरहुड तो फिर वही 2 - डेल्टा 2 + डेल्टा, या तो इसका रेक्टेंगुलर नेबरहुड हो सकता है, मतलब जो भी सर्कुलर नेबरहुड हो सकता है, कोई नेबरहुड बनाए कोई प्रश्न नहीं है। कह रहा है कि इस पॉइंट के नेबरहुड में जी बी द इनवर्स ऑफ एफ। तो इसका मतलब जो जी की जो बात है ना, वो एफ के इनवर्स की बात कर रहा है, टोटल्स की बात नहीं है, बस इस, मतलब कि ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना, थोड़ा और हम क्लियरिटी कर दें, थोड़ा मजा आ जाए, इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए अभी यूं आ जाइए कि ये पॉइंट आपका है 2, 1, ठीक है, इसका नेबरहुड मतलब इसके अराउंड चारों ओर। अब चारों ओर इसका पाथ कुछ भी हो सकता है, सर्किल हो सकती है, इलिप्स हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, कोई भी नो, वो कोई इशू नहीं है, बट मतलब नियर अबाउट, इसके अराउंड चारों ओर। तो ये जो मेरा रीजन बन रहा है, इस रीजन में हम एफ इनवर्स तो निकाल ही सकते हैं, राइट। तो इस रीजन में जो एफ इनवर्स है वो हमारा जी है, ये बात कहा हुआ है, राइट। बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या पूछा है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ जी एट एफ ऑफ 2, 1 इज, मतलब क्या है कि एफ जो इनवर्स निकल रहा है ना, एफ इनवर्स का आप जैकोबियन निकालिए, और जैकोबियन निकालने के बाद इस पॉइंट पे देखिए उसकी वैल्यू क्या हो रही है। तो आपके पास दो मेथड है यहाँ लगाने के। एक तो मेथड ये है कि आप इसका इनवर्स निकालें, तो कैसे निकालेंगे, x² - y² को अल्फा ले लीजिए और 2xy को बीटा ले लीजिए। वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, ये खुद ही कंसेप्ट आपको डेवलप हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, बट कंसेप्ट अगर सीखना है तो लगेगा, उसमें आपको उस कंसेप्ट में खुद ही आप टिप्स और ट्रिक्स डेवलप कर लेंगे। देखिए, अब हम इसको एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x² + y² क्या होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट x² - y² होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। अब इसकी वैल्यू को हम लोग यूज करें अगर, तो ये हो गया α² प्लस β², ये हो गया हमारा x² प्लस y²। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x² इज इक्वल टू अल्फा प्लस अंडर रूट α² प्लस β²/2, ये हो गया। सिमिलरली y² अगर निकालना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या होगा, अंडर रूट α² प्लस β² और माइनस अल्फा अपान 2। अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो कुछ आएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, x की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए, अल्फा प्लस अंडर रूट α² प्लस β²/2 कामा, इस पर पावर जो होगा हमारा हाफ हो जाएगा, ये वैल्यू x की हो गई, कामा, ये कामा हटाते हैं यहाँ से, 1 मिनट। ये हाफ हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अंडर रूट α² प्लस β² माइनस α/2, इसके भी पावर हाफ हो गया। ओके, दिस, ये इज इक्वल टू एफ इनवर्स अल्फा बीटा हो गया, और यही आपका जी है, जी ऑफ अल्फा बीटा, राइट।
अब इसका आप देखिए, अब जी इसका जैकोबियन आप निकाल लीजिए। तो जैकोबियन कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट्स, सॉरी मैट्रिक्स करली जी बाई करली अल्फा, करली जी मतलब यहाँ जी का कंपोनेंट है, इसके रिस्पेक्ट में मतलब सारी। ये अगर आपका फंक्शन हमारा नाम हम दे दें यहाँ f1 दे दें और f2 दे दें, फिर क्या लिखेंगे? करली f1 बाई अल्फा और करली f1 बाई बीटा और एक करली f2 बाई अल्फा। पता है ना, ये तो ऑर्डिनरी चीज है, निकाल सकते हैं। एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस लेंदी है। दूसरा एक प्रोसेस क्या है कि हम इसको ऐसे भी टैकल कर सकते हैं। देखें वो क्या है कि हमें कुल मिलाकर के जैकोबियन मतलब v जो है ना वो एफ इनवर्स है। तो पहले एफ इनवर्स हम निकाल लें, क्या होगा? तो यहाँ देखिए एफ अगर हम लोग निकालते हैं, जैकोबियन की बात यहाँ करनी है ना, बात यहाँ जैकोबियन की हो रही है। जैकोबियन कैसे निकालते हैं? तो अगर हम लोग जैकोबियन ऑफ एफ निकालें तो क्या होगा? 2x माइनस 2i, और यहाँ हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2i, और यहाँ जो होगा हमारा वाट, दिस इज द 2x। ये हो गया। अब इसके हम जरा इनवर्स की बात करें, इस एफ की इनवर्स की, क्योंकि मुझे इनवर्स ही चाहिए ना। इनवर्स ऑफ एफ के बारे में बात की गई है। तो फिर इसका अगर इनवर्स हम लोग निकालते हैं तो 1 अपान डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 4 x² प्लस वाई स्क्वायर। ये उसके बाद टू ऑर्डर का पता है ना, डायगोनल को चेंज करिए, एलिमेंट को 2x यहाँ करिए, 2x तो दोनों एक ही है, इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2i और यहाँ हो गया माइनस 2i। अंदर लेके चले जाइए तो जैकोबियन ऑफ एफ जो हमारा इनवर्स आएगा, क्या आएगा भाई? एक्स अपान ये हो जाएगा 2 x² प्लस वाई स्क्वायर, और बार बार इसको न लिखें, अगर हम स्टार नाम दे दें तो फिर y अपान स्टार माइनस वाई अपान स्टार और ये x अपान स्टार, ये हो गया। ओके, अब यही हमारा जो है डिटर्मिनेंट से अगर हम निकाल ले लें तो यही मेरा z हो जाएगा। मुझे किस पे निकालना है? एफ ऑफ 2 1 पे। एफ ऑफ 2 1 देख लीजिए क्या आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 1? ये 4 - 1 तो यहाँ आपका 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो 3 4 पे वैल्यू निकालनी है तो निकाल दीजिए। कहा ना जैकोबियन, दिस इज द जैकोबियन ऑफ व्हाट? जैकोबियन ऑफ जी। तो जैकोबियन ऑफ जी क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स, यहाँ वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। इसकी वैल्यू थोड़ा निकालना है तो ये हो गया 2√9 प्लस 16 कितना हो गया? 25। 16 + 9 ये हो गया 25, अंडर रूट नहीं है तो फिर ये कितना हो गया? ये 50 आ गया हमारा। तो फिर ये हो गया एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ वैल्यू 3 हो गई, तो ये हो गया 3/15, और यहाँ है वाई तो 4/15 -4/15 और ये 3/15। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 9/15 इंटू 15 माइनस, और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 16/15 इंटू 15। अब सॉल्व करेंगे तो 25 अपान कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15, ये हो गया 1/100 आएगा। हमारे लिहाज से इसकी जो वैल्यू है वो 1/100 आएगी, ये वैल्यू हो सकती है। तो आपको यहाँ दो कंसेप्ट मिले, एक तो ये मिले कि आप एफ इनवर्स निकाल करके पूरा पोस्टमार्टम करके पूरी चीज देखिए। दूसरा एक प्रोसेस ये है, तो ये प्रोसेस थोड़ा शॉर्टकट है जहाँ इसको आप लगा सकते हैं। बट मैथमेटिक्स पूरी सीखने चाहते हैं तो जो हमने पहला जो कंसेप्ट डेवलप किया है ना वैसे आप लगाएं, वो सही है। बहरहाल बट इस स्तर कंपटीशन पे तो ये सब चीज जानना जरूरी है। अब अगेन एक क्वेश्चन हम पिकअप कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से बना है, हमेशा आता है। ये जो क्वेश्चन है वो कॉशी आयलर इक्वेशंस है, इंपॉर्टेंट है ये। हमेशा नेट गेट में क्वेश्चन पूछता है, फेमस क्वेश्चन है नेट गेट वालों का। कह रहा है इक्वेशन ये दिया x² y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस 2y 0 है। ये कंडीशन यहाँ दी हुई है। तो कह रहा है हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देन वैल्यू ऑफ k, मतलब कि यहाँ k की वैल्यू क्या हो, ये जो कंडीशंस है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करता। तो चलिए देख लीजिए, शॉर्टकट में ऐसे लगाते हैं इसको, d d-1 -2d +2 = 0,
ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा, 1 आएगा। अच्छा, इसका सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू c1 e रेस टू द पावर r1 log ऑफ x प्लस c2 e रेस टू द पावर r2 log ऑफ x। ये सॉल्यूशन होता है इसका। तो अच्छा, R1 Y2 कहाँ से निकालते हैं? ये इसके रूट्स होते हैं। तो फिर क्या हो गया, y इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो c1 x स्क्वायर प्लस c2 x आएगा। y डैश भी साथ साथ निकालने की कंडीशन यहाँ y डैश पे भी इन्वॉल्व करनी है, तो फिर ये हो जाएगा 2c1x प्लस c2। चलिए कंडीशन इन्वॉल्व करिए, कह रहा है y ऑफ 1, तो y ऑफ 1 कितना हो जाएगा, c1 प्लस c2। ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। हो गई बातें। सॉरी, c1 की वैल्यू ये आ गई ना, एक मिनट। y1 का मतलब हुआ कि c1 प्लस c2 माइनस ये y डैश है, y डैश 1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2c1 प्लस c2। ओके, ये वैल्यू 1 है। तो क्या हो गया, देखिए 2c1 है और यहाँ माइनस c2, ये मिल करके कहानी कैंसिल कर देंगे। ये माइनस c1 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आपकी हो गई, ये आ गई है। नेक्स्ट यहाँ देखिए y ऑफ 2, तो y ऑफ 2 का मतलब हुआ 4c1 प्लस 2c2 माइनस y डैश 2, मतलब यहाँ 4c1 और प्लस x की जगह लिखना है तो यहाँ x है ही नहीं, तो जेट इज c2। और यहाँ हमारा हो गया कि ओके इज इक्वल टू 4 है। सॉल्व करिए तो 4c1 यहाँ है, c1 कॉमन लेना चाह रहे हैं तो c1, तो 4 माइनस 4k हो गया, ये c1 प्लस c2 कॉमन कर लें यहाँ से, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू 4। अब यहाँ c1 निकाल के वैल्यू लिखेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा काम एग्जाम में किए होंगे वो फंस गए होंगे। तो उनके लिए मेरी ये सलाह है, हमेशा से जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आए ना, तो यूज द ऑलवेज मैट्रिक्स मेथड। आप मैट्रिक्स मेथड ही अप्लाई करिए। c1 में कोफिशिएंट -1, c2 नहीं है तो 0, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ 1। यहाँ देखिए, या थोड़ा हम इसको ऐसे लिख लें, सिस्टमैटिक पहले ही लिखा जाए, 4 माइनस 4k और यहाँ हो गया 2 माइनस के, c1 यहाँ -1, c2 यहाँ 0 और ये यहाँ 4 है और यहाँ 1 है। चलिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस? देखिए इसके सॉल्यूशंस के लिए पहली बात ये एग्जिस्ट करनी चाहिए कि हम इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पहले निकालें। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 ना हो या 0 कब हो रही है, पहले ये चीज हम लोग देख लें। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अगर निकालते हैं इसका, इस मैट्रिक्स का, आर्गुमेंटेड का नहीं, तो ये हो गया -2 प्लस के। अगर ये 0 हो जाए तो k इज इक्वल टू 2 हो गया। यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, यानी k इज इक्वल टू 2 पे 0 हो जाएगा। लेकिन अगर k नॉट इज इक्वल टू 2 है तो फिर ये यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ यूनिक सोल्यूशंस की बात नहीं है, यहाँ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी k इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिए हो रहा है या नहीं। आ जाइए k2 लिख दीजिए, तो जब 2 लिखेंगे तो यहाँ हो गया -4 और यहाँ 2 लिखेंगे तो ये 0, ये -1, ये आपका हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 1। चलिए अब इसको यहाँ 0 करते हैं, तो कैसे 0 होगा ये, 1/4 करके यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये हो गया -4, 0, 4 आ गया और ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 नहीं होता फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, फिर ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, खैर कोई श्योरिटी नहीं है, बन भी सकता है। तो फिर ये 0 हो गया, तो फिर k इज इक्वल टू 2 के लिए ना वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। k इज इक्वल टू 2 इसका जो होगा वो आंसर होना चाहिए।
तो मुझे उम्मीद है कि जितने क्वेश्चंस थे इनके पीछे लॉजिक और कंसेप्ट क्या थी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाए आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू गाइस। जय हिंद।